से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर है ये बीए पॉलिटिकल साइंस और बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। ऑलरेडी हमने इसके कई सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है। आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था। कंप्लेन में ये था कि वो कमेंट कर रहे थे कि सर साउंड सही से नहीं आ रहा था। तो पहले जो मैं माइक यूज करता था ना वो कॉलर माइक था, तो उसमें थोड़ा साउंड का है प्रॉब्लम। तो जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ माइक इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, आज मैं उसी तरह के वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, संभावना है कि ये वीडियो अच्छा हो सकता है। दिक्कत इस बात की है कि बहुत महंगा सेटअप है नहीं हमारे पास। बस चल रहा है, थोड़ा-सा आप भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। हो जाएगा धीरे-धीरे, अभी मिलियंस में आने दीजिए सब्सक्राइबर, तो फिर मैं सभी महँगे सेटअप को तैयार कर लूँगा। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ये जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत की राजनीतिक प्रक्रिया, न्यू सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाएगा उन्हीं प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो ऑलरेडी हमने कई सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की दलीय व्यवस्था। कई सारे पार्ट में हमने पहले भी वीडियो रिलीज किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की दलीय व्यवस्था। आज हम इसको समझेंगे कि भारत का दलीय व्यवस्था क्या होता है। भारत की दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, फोर्थ के लिए नहीं। फोर्थ में शायद पूछा जा सकता है, लेकिन फिफ्थ में 100% पूछा जाएगा भारत की दलीय व्यवस्था। और फिर इसके आगे के क्लासों में या सेमेस्टरों में भी आपसे भारत की दलीय व्यवस्था पूछी जा सकती है। क्लास 12th में, क्लास 11th में आपने ऑलरेडी दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की दलीय व्यवस्था का सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत की दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। तो बहुदलीय प्रणाली मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हमारे भारत में कोई एक पार्टी नहीं है। एक पार्टी नहीं हमारे भारत देश को चला रहा, और ये पार्टी के ऊपर भी हमने आपको बताया है, जैसे कि चाइना वगैरह जो है जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। ये ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको समझाया था। इसके अलावा जो मैंने द्विदलीय बताया था उसमें मैंने ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा ये सब के बारे में बताया था। अब जो है भारत, जो है भारत में क्या है ना, कई सारे दल हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो भारत की जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय प्रणाली पे है, मतलब यहाँ पे कई सारे दल मौजूद हैं जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक एजेंडे वाले अनेक दल शामिल है। विभिन्न विचारधारा कहने का मतलब है अलग अलग सोच, अलग अलग समझ, अलग अलग तरीकों के पार्टीज हमारे देश में उपलब्ध है। और इनके जो एजेंडे होते हैं, इनका जो डिमांड होता है वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है ना वो सब एक ही तरह के सोच रखते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कहने का क्या मतलब है? आपको पता है कि हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं। जैसे बीजेपी की मैं बात कर लूं, ये राष्ट्रीय लेवल का है। कांग्रेस की बात कर लूं, राष्ट्रीय है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी की पार्टी की हम बात करें तो ये क्षेत्रीय पार्टी है। ये एक क्षेत्र में चुनाव लड़ती है। और ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं, जैसे कि मैं बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात कर लूं, बिहार में मैं नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लूं, ममता बनर्जी, ममता दीदी की पार्टी की बात कर लूं, तो ये सब क्षेत्र में, क्षेत्र के अंदर ये सब चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरे देश में चुनाव लड़ता है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो पूरे देश में चुनाव लड़ता है। तो ऐसे ही पार्टियों को हम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा कि भारत की दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ पे अलग अलग सोच, अलग अलग समझ, अलग अलग विचारधारा के दल यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे भारत में राष्ट्रीय कहने का मतलब है जो देश के स्तर पर चुनाव लड़ता है, और क्षेत्रीय कहने का मतलब है जो राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ता है। इन दोनों पार्टियों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। अगर आपको यहाँ पे जानना हो भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में कि भाई अगर भारत में दलीय व्यवस्था अगर बहुदलीय प्रणाली के ऊपर है तो इसके अंदर फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या, क्या क्या खूबियां हैं कि भारत ने बहुदलीय प्रणालियों को अपनाया है। तो देखिए, बहुदलीय प्रणाली जो है, भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के अनेक दल सक्रिय है। सही बात है, हमारे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के दल जो है वो सक्रिय हैं, चुनाव लड़ते
करते हैं, सरकार बनाते हैं, दोनों तरह के। प्रमुख राष्ट्रीय दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम आईएनसी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी कहते हैं, ये शामिल है। मैंने आपको भी पहले वाले स्लाइड में ही बताया था कि प्रमुख मतलब बहुत ही बेहतर, एक देश के लेवल पे दो पार्टियां हैं जो बहुत ही आपस में टकराते रहते हैं। एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस है और दूसरा बीजेपी है। और बीजेपी फिलहाल, कांग्रेस का तो पत्ता साफ है फिलहाल, मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अब राइज कर पाएगा या उठ के खड़ा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसका कमर बीजेपी वालों ने तोड़ दिया ना, तो अब बहुत मुश्किल है कांग्रेस का उठना। लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, मतलब कि पूरे भारत देश में इसका बोलबाला चल रहा है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल भी हैं। हाँ, कई क्षेत्रीय दल की अगर मैं बात कर रहा था तो उसमें तृणमूल है जिसे हम टीएमसी कहते हैं, डीएमके है, इसके अलावा शिवसेना है, और भी बहुत सारे प्रभावशाली ऐसे दल हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अब तृणमूल जो है वो बंगाल में है, इसके अलावा डीएमके जो है वो तमिलनाडु में है, शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये सब अपने अपने क्षेत्र के एक दमदार पार्टी हैं, इसीलिए इसे हम क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। विशेषता में हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल। अब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय दल पूरे देश में फैले होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो पूरे देश में फैले होते हैं, वो किसी एक क्षेत्र के लिए ना होकर पूरे देश के लिए होते हैं। इनकी उपस्थिति विभिन्न राज्यों में होती है। अब जो राष्ट्रीय दल हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कई सारे राज्यों में होते हैं। बिहार में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होगा, झारखंड में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, कर्नाटक में होगा, अलग अलग क्षेत्रों में ये मौजूद होते हैं। क्षेत्रीय दल विशेष रूप से किसी एक या कुछ राज्यों में केंद्रित होते हैं। देखिए, अब क्षेत्रीय दल की अगर बात होगी तो ये पूरे राज्यों में या पूरे देश में फैले नहीं होते, कुछ ही राज्यों में ये सीमित होते हैं, मतलब कुछ ही राज्यों के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं। और उनकी प्राथमिकताएं आमतौर पर क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होता है। क्षेत्रीय मुद्दे कहने का मतलब, अगर हम एक राज्य की बात कर ले, अगर हम एक बिहार राज्य की बात कर लेते हैं, तो बिहार के अंदर जो दिक्कतें हैं ना, ये उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। इनका मुद्दा जो होगा वो क्षेत्रीय होगा। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय दल की बात करेंगे तो इनका मुद्दा क्षेत्रीय न होकर पूरे राष्ट्र, पूरे देश के लिए होता है। तो ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच में एक अंतर भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन की राजनीति। अब हम गठबंधन की राजनीति के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि गठबंधन के बारे में हमने पहले भी बात किया था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के कारण कोई एक दल अक्सर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुदलीय कहने का मतलब है कई सारे दल के मौजूद होने के कारण एक दल को ना बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब बहुमत कहने का मतलब है सारा वोट या सारे सांसद या सारे विधायक सिर्फ और सिर्फ उसके नहीं हो पाते जिससे कि वो सरकार बना सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गठबंधन सरकारें बनाती है। मतलब दो अलग अलग पार्टी आपस में मर्ज होकर एक बड़ी पार्टी बन जाती है और फिर वो सरकार बनाती है। गठबंधन सरकारों में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं जो अक्सर सहमति और समझौते पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी बीजेपी ने चुनाव किया, मतलब चुनाव लड़ा था, तो उसमें उसको पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ। और पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने के कारण उसे क्या हुआ, दो अलग अलग छोटी पार्टी के साथ मर्ज होके फिर जाके उसको सरकार निर्माण करना पड़ा है। तो यही गठबंधन है। जब एक बड़ी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो वो दो अक्सर छोटी छोटी पार्टियों के साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर जाके वो सरकार बनाते हैं। तो ये मर्ज होने की जो प्रक्रिया है, आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है, यही हमारा गठबंधन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम। अब अस्थिरता कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव, सरकार गिरने का डर होता है इसमें। बहुदलीय प्रणाली के कारण कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अब देखिए, बहुदलीय प्रणाली कहने का मतलब है कई सारी पार्टियों को मिलकर अगर सरकार चला रहा है तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, सरकार गिर सकती है। खासकर जब गठबंधन सरकारें गिर जाती है। अभी मैंने आपको समझाया था, जब सरकारें गठबंधन के साथ बनी होती है तो ऐसे में क्या होता है कि इनके सरकार गिरने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर राजनीतिक दलों के बीच में सहमति टूट जाती है। जो समझौते के कारण उनका सरकार गठबंधन में आता है, वो अगर समझौता टूट जाए तो ऐसे में सरकार गिरने की संभावना
बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारा राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण। आदर्श लोकतंत्र डेमोक्रेसी के उदाहरण के रूप में भारत का दलीय व्यवस्था को अक्सर आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। देखिए पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं और सभी देशों में आज के समय में, अगर वर्तमान समय में आप बात करो तो लगभग लगभग डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया को छोड़ के। हालांकि और भी ऐसे कुछ देश हैं लेकिन ये अपवाद है। लेकिन फिर भी भारत का जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसे पूरी दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है और इसको आदर्श लोकतंत्र भी कहा जाता है, जहां विभिन्न विचारधाराओं को मंच मिलता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा। हम तो कहते हैं कभी कभी अलग अलग देशों के लोगों को भी हमने पनाह दिया है। बांग्लादेश के 39 से 50 लाख शरणार्थियों को हमने अपने भारत में जगह दिया था ना, जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। तो हमारा भारत देश का जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो पूरी दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता है और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जब जनता खुद अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से अपने सरकार का चुनाव करे। जब वो खुद कहे कि नहीं मुझे यह व्यक्ति नहीं, यह व्यक्ति चाहिए। 80 साल, 75 सालों में आपने देखा ना, गांधी, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के बीच में आपस में लड़ाइयां तो चलती रही है, लेकिन सरकार का चुनाव तो जनता करती है, अपने प्रतिनिधि को जनता चुनती है। तो इससे बढ़िया मंच कहां मिलेगा। इसलिए भारत के डेमोक्रेसी को सर्वोत्तम माना जाता है। कि दलीय व्यवस्था में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान से समझिएगा, भारत का जो दलीय व्यवस्था है, इसमें भारत का जो डेमोक्रेसी है या फिर आप कह सकते हैं जो भारत का संविधान है, इन्होंने इसको मजबूत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाया है। इसके साथ यह चुनौती भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों का उभरना। देखिए अब ये राजनीतिक अस्थिरता के बारे में मैंने आपको अभी समझाया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्षेत्रीय दलों का उभरना। क्षेत्रीय दल कहने का मतलब है लोकल, जब एक राज्य के अंदर अपने क्षेत्र को लेके कोई बातों को मनवाने के लिए या अपने क्षेत्र के जरूरतों को पूरा करने के लिए जब कोई राजनीतिक पार्टी तैयार होता है तो उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो ये भारत के दलीय व्यवस्था में अच्छी भी चीजें हैं और बुरी चीजें भी हैं। भारत की दलीय व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। ध्यान से समझिएगा, भारत की जो दलीय व्यवस्था है वो भारत के डेमोक्रेसी के लिए एक प्रमुख विशेषता है। इसे अद्वितीय और विविध बनाती है। मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर आपको पता है बहुत सारी विविधताएं, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया है। लेकिन जो भारत का दलीय व्यवस्था है, अलग अलग तरह के दलों का निर्माण करके चुनाव लड़ना, प्रतिनिधि को चुनना, यह इसकी विशेषता है और इसी कारण से भारत का जो डेमोक्रेसी है वो अद्वितीय है और विविध माना जाता है। मतलब सबसे अलग माना जाता है। यह बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। बहुदलीय प्रणाली कहने का मतलब है अलग अलग दलों के ऊपर आधारित है, जिसमें अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं। कई सारे नेशनल पार्टी भी हैं, कई सारे लोकल पार्टीज भी हैं। यह व्यवस्था भारत के संविधान और उसकी संघीय संरचना के अनुरूप है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के अनुसार इन सभी राजनीतिक पार्टीज का, दलों का निर्माण होता है, जहां अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतलब प्रतिनिधि चुनने के लिए, सांसद चुनने के लिए, विधायक चुनने के लिए, वहां पे दल मिलकर राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कर सके और ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये जिम्मेदारी देता है, उनको स्वतंत्र करता है कि आप अपने हिसाब से आपको जिसको चुनना है, जिसको आप सरकार में लाना चाहते हैं उसे चुनिए, मत दीजिए, अपना वोट कीजिए और अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दलीय व्यवस्था का विकास। देखिए भारत की दलीय व्यवस्था का विकास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। याद रखिएगा, भारत में अगर दलीय व्यवस्था की विकास की अगर बात करें तो यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। मतलब जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तभी हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम आईएनसी कहते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्रमुख राजनीतिक दल था, क्योंकि उस समय एक यही राजनीतिक पार्टी था जो उस समय इस आंदोलन का मतलब नेतृत्व कर रहा था। 1947 में देश की जब स्वतंत्रता हो गई उसके बाद भी प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में कौन उभरा? आईएनसी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी का बोलबाला था कि हालांकि आजादी के बाद
के दशकों में, विशेषकर 1960, 1970 के दशक में और भी राजनीतिक पार्टी बनी है, कई सारे दल बनकर उभरे हैं। उसमें से कुछ क्षेत्रीय दल भी थे और कुछ राष्ट्रीय दल भी थे। तो अब इसमें क्या था कि ये सब क्या थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। ये कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे थे और कांग्रेस से टूटकर ही अलग-अलग क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का यहाँ पे निर्माण हो रहा था। कब? 1960 में, 1970 में। 1967 के आम चुनाव के बाद देश में एक नई राजनीतिक वास्तविकता उभरी। याद रखिएगा, 1967 के बाद क्या हुआ कि आम चुनाव के बाद देश में एक नई राजनीतिक वास्तविकता उभरी, जहां कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने सत्ता में आना शुरू किया। मतलब जो कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, मतलब क्षेत्रीय पार्टी जो अपना खुद का दल बनाकर सरकार बना रहे थे। इस समय से ही बहुदलीय व्यवस्था का आधार मजबूत हुआ। यहीं से बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और देश में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ने लगा। क्षेत्रीय दल मतलब लोकल पार्टी का महत्व यहीं से देश में बढ़ने लगा। याद रखिएगा, 1967 में जब कांग्रेस कई सारे राज्यों में हार गई, उसके बाद कई सारे क्षेत्रीय दलों ने वहां पे अपना दल बनाकर सरकार का निर्माण किया और यहीं से बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुदलीय प्रणाली की विशेषता क्या है। अब बहुदलीय प्रणाली की विशेषता में ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का संतुलन। भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, कुछ पूरे देश के लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया। और कुछ दल जो है वो क्षेत्रों में प्रभावशाली है, मतलब कि राज्यों के अंदर उनका प्रभाव ज्यादा है, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गया पश्चिम बंगाल में, और डीएमके जो है वो तमिलनाडु में है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है। यह संतुलन केंद्र और राज्यों के बीच के सत्ता के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे कई सारे राज्यों का नाम लिया है और उनके क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बताया है। ये सभी जो है वो बहुदलीय प्रणाली की विशेषता है कि यह संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में अक्सर नोकझोंक होता रहता है और ये इनके बीच में आपस में संतुलन को बनाए रखे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन की राजनीति। अब देखिए, भारत की बहुदलीय व्यवस्था के कारण कई दल अक्सर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं, जिससे गठबंधन सरकारें बनती है। मतलब आपस में दो पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करती है। यह जो गठबंधन है, सरकार कई दलों के बीच में सहमति इनके पास होती है, ये समझौते करते हैं आपस में और इसके आधार पर ये अपना सरकार बनाते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और आज भी जारी है। जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, जो अभी के समय में हमारी सरकार चल रही है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए है, इसका प्रमुख उदाहरण है। आप इसके उदाहरण में एनडीए और यूपीए को ले सकते हैं, ये दोनों इसके गठबंधन के उदाहरण है। 1990 के दशक से ये शुरू हुआ था। तो गठबंधन की राजनीति आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अस्थिरता और स्थिरता। तो बहुदलीय प्रणाली के कारण कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ जाता है, सरकार गिरने की संभावना ज्यादा होती है। सरकार जब गठबंधन सरकारें बनाती है तो इसके गिरने की संभावना होती है और इस कारण से राजनीति में अस्थिरता आती है, या किसी दल के समर्थन वापस लेने से क्या होता है, संकट उत्पन्न हो जाता है, सरकार फिर भी गिरना होता है। हालांकि यह प्रणाली राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान करती है। राजनीति में स्थिरता मतलब कि एक फोकस लाने का भी काम करता है, क्योंकि विभिन्न दलों के बीच में संवाद और समझौते की प्रक्रिया लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लोकतंत्र है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जब आपस में गठबंधन होता है तो ये कई अलग अलग पार्टी के बीच में संवाद और समझौते से लोकतंत्र जीवंत दिखता है। पॉइंट हमारा कहता है विचारधाराओं की विविधता। अब इसे समझ लेते हैं कि विचारधाराओं की विविधता क्या होता है। भारत की दलीय व्यवस्था विचारधाराओं की विविधता को प्रकट करती है। दलीय व्यवस्था कहने का मतलब होता है अलग अलग दल की विचारधाराएं भी अलग अलग होती है, सोच भी अलग अलग होता है, संस्कृति भी अलग अलग होती है। जहां कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा आधारित राजनीति करते हैं, वहीं क्षेत्रीय दल पर अपने अपने राज्यों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी क्या करेगा, बीजेपी पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचेगा ना, पूरे देश की अच्छाई के लिए सोचेगा। लेकिन अगर हम लालू की पार्टी की बात कर ले तो वो सिर्फ बिहार के बारे में सोचेंगे, हालांकि सोचते तो वो बिहार के बारे में भी नहीं है। तो यही अंतर है। यह विविधता भारतीय समाज की विविधता और इसकी जटिल संरचना को प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है, इंगित करता है कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से क्लोज है, कैसे ये एक दूसरे से संलग्न है।
पॉइंट हमारा कहता है लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागिता। देखिए, भारत की दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की सहभागिता को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जनता इसमें सर्वोपरि है। जनता की भागीदारी और जनता के समझ को इसमें सबसे ऊपर रखा जाता है। चुनाव के माध्यम से विभिन्न दल जनता के सामने अपने एजेंडा प्रस्तुत करते हैं और जनता उन्हें चुनने का अधिकार रखती है। अब सभी पार्टी जो है वो अपना अपना बताती है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, विद्यालय बनाऊंगा, दिस दैट जो भी होता है अपना पार्टी बताती है। अब जनता डिसाइड करेगी कि उसे किस पार्टी को वोट देना है, किसको सरकार में लाना है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विभिन्न समुदायों और समूहों की आवाज राजनीतिक मंच पर सुनी जाए। अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति, व्यवस्था, वर्ण, सभी लोगों के आवाजों को राजनीतिक मंच पे सुना जाना चाहिए। यह भी हमारा लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जो है ये सुनिश्चित करता है। पॉइंट इसी में हमारा कहता है चुनौतियों और अवसर। अब देखिए, भारत की दलीय व्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां भी है, कई सारी परेशानियां भी हैं। गठबंधन सरकारों के गठन के कारण कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, हमने कई बार अभी तक ये पढ़ रखा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे धीरे राजनीति में बढ़ रहा है। बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीति में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। क्षेत्रीय दलों का जो बढ़ता प्रभाव है वो कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव को जन्म देता है। आपस में ही राज्य और केंद्र लड़ने लगते हैं, जिससे संघीय संरचना पर प्रभाव पड़ता है। जो इसका संघ है, जो संरचना है, जो संघीय प्रणाली है, इस पे कई बार इसके प्रभाव को देखने को मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार में कितना बड़ा टकराव चल रहा है। पूरा दिल्ली का जो व्यवस्था है वो जेल में है, चाहे वो कोई मंत्री हो, सभी जेल के अंदर है। कोई करप्शन में है, कोई शराब घोटाले में है, कोई दवाई के घोटाले में है, तो कहीं ना कहीं घोटालों के कारण ये सब जेल में पड़े हैं। तो ये सब टकराव के कारण ही है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भारत की दलीय व्यवस्था अवसरों का भी निर्माण करती है, कई सारे ऑप्शन का भी निर्माण करता है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों, विचारधाराओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में इन चुनौतियों का योगदान है। अगर चुनौती नहीं होगी ना, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी मतलब कि समस्या का समाधान आप उतने स्पष्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनौतियां होना भी जरूरी है। हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की दलीय व्यवस्था एक जटिल और गतिशील प्रणाली है, हमने शुरुआत से पढ़ा है, और एक लोकतांत्रिक ढांचे का आधार भी है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि बहुदलीय व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आधार है। अगर एक ही पार्टी रहेगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। यह व्यवस्था भारत की विविधता और संघीय संरचना को दर्शाता है। ध्यान समझिएगा, यह व्यवस्था जो है वो भारत की विविधता, क्योंकि भारत में तो विविधता है, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के लोग हैं, और उनके बीच के एकता को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न दलों को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही यह व्यवस्था समय समय पर चुनौतियों का भी सामना करता है और इन्हीं चुनौतियों से यह व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद यह भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और जीवंत बनाए रखती है। मतलब समझ लीजिए कि यह भारत के डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में भी अपना अहम योगदान देता है। इस तरह से आपने देखा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सोल थर्ड सेमेस्टर, और आप फिफ्थ सेमेस्टर भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का यह एक और पॉइंट, भारत का दलीय व्यवस्था, समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।